चलिए, तो आज सुबह जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, यूएन के द्वारा जो प्रस्तावित हैं 17 गोल्स की बात कर रहे हैं। यूएन का मतलब है मूलभूत सभी देशों की, ज़्यादातर देशों की ये अपेक्षा में बात है। तो ये जो कामना है इसको पूरा करने का कार्यक्रम क्या हो, और उससे पहले तो इन लक्ष्यों को समझा जाए, है ना। ये मानव की मूलभूत चाहत को भी व्यक्त कर रहे हैं अगर हम ध्यान से देखें तो ये लक्ष्य जो हैं। तो हमने उसमें से 2 लक्ष्यों के ऊपर बात करी। पहला लक्ष्य था नो पावर्टी और दूसरा था ज़ीरो हंगर। इस पर काफ़ी बढ़िया चर्चा चली और असल में कुछ ऐसी बातें निकल के आई जहां हमको ये समझ में आया कुछ हम यूएन को भी सुझाव दें और कुछ संविधान संसद में भी सुझाव दिए जा सकते हैं, है ना। 2 इस प्रकार की बातें निकल के आई। तो मैं चाहती हूँ आप में से कोई स्टूडेंट आप इसको समराइज़ करें, है ना, और जो भी हमने सुबह किया था और उसके बाद हम आज सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, करेंगे? ठीक, करिए जी। पहले तो जैसे चाचा जी ने ये बताया कि हमारा गोल है नकारात्मक नहीं होना चाहिए, वो बताया था उनको। हम कभी सेट ऐसा नहीं करना चाहिए नकारात्मक। और दूसरा जो है नेचर में है उनकी कल्पना है, ना कि नहीं है। नेचर में है, हाँ हाँ, ना कि वो नहीं है। और विधानसभा और जैसे आगे उसमें जैसे खिलाड़ी आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, वो सब आते हैं, जैसे किसान क्यों नहीं है, किसान को भी उधर जगह मिलनी चाहिए राजनीति में ऐसे। और किसान की भी जैसे अभी कोई परिभाषा नहीं है, उनकी भी कुछ परिभाषा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संविधान में, संसद में, नीति निर्धारण में, है ना, ये सब जगह किसान का एक भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। पहले तो संविधान संसद में किसान की परिभाषा है। नीति निर्धारण के लिए भाई जो काम कर रहा है उससे पूछ के नीति बनाएंगे ना, कि जिसको नहीं आता तो वो नीति बनाएंगे। अभी वास्तव में उल्टा चल रहा है ना। और जहाँ उत्पादन वर्ग है वहाँ तो मंदी आएगी नहीं, वो भी पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और उत्पादन वर्ग को बढ़ाना ही चाहिए 70% जैसे उसने बोला, उतना तो उत्पादन वर्ग होना ही चाहिए। उनसे जैसे देश में कभी मंदी नहीं आएगी। बढ़िया। तो अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता उत्पादक वर्ग से है। अर्थव्यवस्था अपने में एक स्वतंत्र हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। सही में वो मंदी का कोई असर भारत में नहीं दिखा, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, नेपाल। और समृद्धि का मतलब उन्होंने बताया कि जैसे सामान्य आकांक्षाएं होती है, जैसे हमारी रोटी, कपड़ा और मकान। जी, बहुत बढ़िया। तो पहला गोल जो हम ये कह सकते हैं कि एक ये प्रस्ताव रखा गया कि नो पावर्टी के जगह प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। क्या बात है ना, ये होना चाहिए पहले की तरफ से जी, यूनाइटेड नेशंस को कि इस जगह नो पावर्टी की जगह प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, तो 17 की जगह 16 रह जाए। यस, 2 गोल एक साथ पूरे हो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रॉस्पेरिटी का डेफिनेशन साथ में जाएगा। तो ये जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगी तो मैं सच में यूएन को टैग करूंगी और मैं एक उनको लिखूंगी, चिट्ठी लिखूंगी मैं भी। ठीक है, चलो, पता है लेकिन इसीलिए तो हमारे मुंह से निकला। जी, ठीक है। तो हिना बहन ने जो रखा उसको मैंने थोड़ा सा जोड़ा। आगे रिद्धि कुछ रखे बेटा? अर्जुन बेटा आप पहले रखे। क्या सुबह जो बात की उसमें पॉवर्टी का तो आ गया, तो मैं अभी हंगर का ले लेता हूँ, नो हंगर। तो नो हंगर में हमें सामाजिक भागीदारी से वस्तु निवारण कर सकते हैं इस चीज़ का। जैसे कि दरेक ग्राम पंचायत को जवाबदारी दे के कि गांव में कोई भूखा ना सोए। और उत्पादक जो है कोई दी संग्रह करवानी लागणी एनामां ना होय। उत्पादक है उसमें संग्रह की इच्छा ही नहीं होती। क्या बात है, असली बात तो यही पकड़ना है। तो असंग्रह जिसको हम कहते हैं वो उत्पादक होना है। असल में उत्पादक होना अभ्यास है, बस। संग्रह ना होना कोई नेगेटिव नहीं, अभ्यास नहीं। यही कारण से यूरोप और दूसरे देशों पर कब्जा जमाना चाहता है नहीं, अभी भी कर ही रहा है। हाँ। जी तो एमएनसी के द्वारा कर रहे हैं। अरे वो तरीके बहुत हैं उसके। इससे एक बात ये निकल के आती है, उत्पादक न होने
भर से आदमी में क्रूरता अनिवार्य हो जाती है। बिल्कुल, संग्रह की प्रवृत्ति और संग्रह के लिए शोषण, शोषण के युद्ध तक जाता है। बस। बाकी तो संविधान में जो खेडूत होते हैं उसकी कोई व्याख्या नहीं है। बाकी उन देशों को हमें पिछड़ा हुआ मानना चाहिए जो आहार, आवास और अलंकार में भागीदारी नहीं कर रहे, उत्पादन नहीं कर रहे। हाँ, मतलब बाहर से मंगवा रहे हैं, वो पिछड़े। तो पिछड़े और अगड़े की परिभाषा बदल जाए, माने वो देश पिछड़े हैं जो बाहर से अभी खाना खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, वो देश अगड़े हैं जो ये नहीं खरीदते हैं। तो पूरी दुनिया के जो विकासशील और विकसित देश के पैमाना वो बदल जाएगा जी। और क्या रहा? सब कुछ तो आ गया। हाँ, रिद्धि सिद्धि बताएंगी। हाँ, रिद्धि बताएगी, सिद्धि हंसेगी। जो नेगेटिव होती है वो नहीं सोचना चाहिए, जो सोचते हैं वही होता है। और उत्पादन जो करता है वो विकसित रहता है, जो उत्पादन नहीं करता उसे विकसित नहीं कहलाता। हाँ, ये भी है। डिनर नहीं हुआ है क्या? डिनर हो गया है लेकिन कम खाया होगा उसने। उसके अगेंस्ट तो आ गया सब कुछ। पूर्ण बात आई थी कि परिवार में हिस्सेदारी, गांव के किसी एक काम की जिम्मेदारी है ना, देश में भी। तो किसी प्रकार से हमको अपनी हिस्सेदारी, जिम्मेदारी का निर्वाह करना, तो इसलिए हमें ध्यान देना। ये हम बैठक करेंगे आपस में कि हमारे गांव की स्थिति परिस्थिति को सोच विचार करके कि हम किस प्रकार की हिस्सेदारी परिवार में और किस प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वाह गांव देश के लिए हम कर सकते हैं, है ना। तो तीनों तरीके से हमारी ये भागीदारी हो सकती है। ठीक है, और बढ़िया है। ठीक है, मुझे लगता है मोटी मोटी बातें आ गई, सारे लोगों के द्वारा आगे बढ़ा जा सकता है। और किसी को कुछ जोड़ना हो सुबह की बात में, कुछ अच्छा लगा हो तो बताइए। गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो मुझे लगता है कि गुड हेल्थ और वेल बीइंग को पहले डिफाइन किया जाए जी। तो अभी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हेल्थ की क्या परिभाषा देता है? बीमार ना होना। ये भी उसके पास कोई भी सकारात्मक परिभाषा नहीं है। जैसे न्याय की नहीं है, है ना, वैसे ही हेल्थ की भी सकारात्मक परिभाषा नहीं। पूरी दुनिया में केवल आयुर्वेद में एक सकारात्मक परिभाषा दी गई है। इसके अलावा पूरी दुनिया के चिकित्सा ग्रंथों में, उसमें चाइना भी शामिल है। अच्छा। हाँ, नहीं खोज पाए हैं। और वह है प्रसन्नात्मन, क्या है, इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां वात पित्त कफ सम हो, वो देखिए, गूगल गुरु से पूछिए स्वास्थ्य की परिभाषा। WHO के हिसाब से हेल्थ क्या है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। लेकिन इसके ये फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को डिफाइन नहीं कर पाए फिर। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। इसको थोड़ा इन हिंदी कर देते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि दोषों मतलब वात, पित्त और कफ, अग्नि अर्थात पाचन, धातुओं अर्थात ऊतकों मतलब टिश्यूज, और मल क्रियाओं का संतुलन है। मतलब पाचन भी ठीक से हो रहा है, एक्सक्रीशन भी ठीक से हो रहा है ना। तो डाइजेशन, एक्सक्रीशन और भूख अच्छी लग रही है, जिसमें आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न व संतुष्ट हों। इसको संस्कृत में भी कहा गया है, तो वो आप लोग रट लेंगे, तो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। प्रसन्न चित्त, इसमें मैं देख सकती हूँ उसको भी, इसको पढ़ देती हूँ पूरा। प्रसन्नात्मेन्द्रियम मन, ये है आत्मा, इंद्रियां और मन का प्रसन्न और संतुष्ट रहना। तो 5 भागों में लिखा हुआ है।
समदोष, समाग्नि, समधातु, सममल क्रिया, हाँ, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन। मना हाँ, स्वस्थम इति मधुयते, ऐसे कुछ करके है वह। समदोषः, समाग्निश्च, समधातु, मलः क्रिया, ये लिख लेना चाहिए। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। अभिधीयते। यह श्लोक एकमात्र सकारात्मक परिभाषा चरक संहिता में उपलब्ध है। जी। ठीक है ना, तो ये सब लोगों को बता दिया जाए। तो स्वास्थ्य का मतलब है जिसके तीनों दोष सम हो, ठीक, जिसकी डाइजेस्टिव फायर बैलेंस्ड हो, जिसका जठराग्नि ठीक से काम करती हो, पाचन क्रिया ठीक से काम करती हो, टिश्यूज बैलेंस्ड हो, हाँ, धातुएं सभी अच्छे से बनती हों, हाँ। है ना। अब ये कैसे गोल प्राप्त होगा, ये सबको कैसे मिलेगा, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। जी। तो सबका स्वास्थ्य मिलने का मतलब है इसका ज्ञान सबको हो, कैसे पाचन क्रिया, कैसे हमारे तीनों दोष संतुलित रहते हैं, कैसे हमारी सप्त धातुएं बैलेंस रहती हैं, कैसे जठराग्नि लगातार प्रदीप्त रहती है, कैसे मलक क्रिया का मतलब निष्कासन प्रक्रिया सामान्य रहती है। इसकी एक पूरी प्रशिक्षण प्रणाली है। वह क्लास में शिक्षा में ले आया जाए, बिल्कुल सभी रहेंगे। दवाई बांटने के लिए कहाँ है? तो बीमार न पड़ने की शिक्षा से हम इस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। और उसको अलग अलग उम्र में केवल शिक्षा की वस्तु ना हो। जैसे मैंने अभी बताया कि गांव में सारे बच्चों को, एक उम्र के बच्चों को सुबह सुबह जाए तालाब के किनारे, उनको आसन व्यायाम करवा के, या जैसे हम लोगों के गुरुकुल में हम पढ़े हैं तो गुरुकुल में 8वां क्लास ही इसका होता था, स्वास्थ्य शिक्षा का होता था। तो हर दिन स्वास्थ्य शिक्षा का एक क्लास लगता था। जी। हमारे क्लास का आपको जहाँ जहाँ लोग गए हैं कोई बीमार नहीं मिलेगा। वो इतनी सारी बातें भर दी जाती थी जिसको बताने में हमें लगता है यार ये बताने की कोई चीज़ है, क्योंकि उस बचपन में कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको लगता है यार ये तो सबको जानते हैं, इसमें कौन सी विशेष बात है। अब पता चला ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। अब देखिए, और ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, किसके साथ क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, श्रम का क्या महत्व है, बिना श्रम के कौन कौन से अंग धीरे धीरे कैसे कैसे निष्क्रिय हो जाते हैं, और वो वाला सर्वाइवल वाला सिद्धांत लगता ही है इसमें। तो हम जिस शरीर के अंग को ज़्यादा मिसयूज करते हैं उसको बीमार पड़ना ही है। ये सारी चीज़ें हमें कक्षा 6, 7, 8 तक हर साल एक क्लास, 8वां क्लास माने 8वां घंटा जिसको हम लोग कहते थे, 8वां घंटा इसी का होता था, 8वां पीरियड इसी का होता था। और ये लगभग सब बच्चे जानते थे। अभी भी मुझे कुछ याद है उस समय की, एक टमाटर रोज सवेरे जो कोई खाए उसके घर डॉक्टर वैद्य कभी नहीं आए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उसमें रटा दी जाती थी। और उसके साथ ये अंग को रीएक्टिवेट करने के तरीके, जैसे मुझे आज भी याद है, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। मेरे यहाँ पर एक होता है बीमारी, अपरस टाइप का था। अपरस कहते, क्या कहते हैं अपरस? एक्जिमा इस जगह था एक्जिमा। और किसी तरह से हमने किसी को बताया नहीं, नाना हमारे वैद्य थे तो कुछ करते रहते, लेकिन ठीक नहीं होता था वो। 6वीं 7वीं तक वो बना रहा। 7वीं की क्लास में एक हमारे अध्यापक आए, उन्होंने कहा कि सारे रस दोष के कारण है ये। और रस दोष का मतलब है रक्त में ऑक्सीजन की कमी, और रक्त की ऑक्सीजन की कमी तेज सांस लेना। तेज सांस लेने से ऑक्सीजन रक्त में घुलती है और ये कमी दूर हो जाती है। मैंने सवेरे से प्रैक्टिस की, मेरी दूर हो गई, आज तक नहीं दोबारा हुई। वाह, क्या बात है। तो छोटी छोटी चीज़ों का जैसे प्रयोग कर लेते हैं रस दोष से मुक्ति के लिए। तेज श्वास सुबह सुबह की, ऑक्सीजन ज़्यादा घुल जाए हमारे ब्लड में। तो ब्लड में ऑक्सीजन घुलने का एक ही फंक्शन है, हम जो तेज सांस लेते हैं फेफड़े से वो घुल के रक्त में मिलती रहती है, उसकी गति को बढ़ा देना है। उसके लिए तमाम प्राणायाम है, दौड़ना है, थोड़ी देर तेज गति में सांस चले तो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है वो।
इस तरह से। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा से हम इस गोल को पूरी दुनिया में पा सकते हैं। और छोटे छोटे 18 साल तक के बच्चों के लिए क्लास में नियमित अभ्यास के रूप में भी इसको जोड़ना चाहिए। और सार्थक श्रम सबसे अच्छा योग है। सार्थक श्रम सबसे सार्थक श्रम को जोड़ दिया जाए 18 साल तक के बच्चों में, ये आप सुझाव दे सकती हैं, तो पूरी दुनिया की बीमारी खत्म। अभी हम श्रम से अलग करते हैं और फिर जाके कौन सा ये पुष्पेंद्र भाई बताया करते हैं कि वो वहाँ जाके साइकिल चलाते हैं। ऐसी साइकिल चलाते हैं जो कहीं पहुँचाती नहीं है। उसी साइकिल में मस्त रहते हैं, ट्रेडमिल। ऐसे दूसरा सीजन का जो वस्तुएं मिलती है, ऋतुचर्या, दिनचर्या, वो उसके हिसाब से जो खाना चाहिए, उसके ज्ञान। ये खाना, देखिए 2 चीज़ें हम ध्यान रखें, कभी किसी को यह ना बताएं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। आप गुजरात में रहते हैं, 36 डिग्री टेम्परेचर आपका मैक्सिमम है, हम 50 डिग्री टेम्परेचर के आदमी हैं। यहाँ आपका खाना हमें सूट नहीं करेगा, हमारा खाना आपको सूट नहीं करेगा। जैसे ही किसी को बताया गर्म पानी पीना चाहिए, ऐसे खोना चाहिए, ये खाना चाहिए, आपने उसको भटका दिया। कभी भी किसी भी आदमी को यह नहीं बताना चाहिए। यह अधिकार केवल माँ बाप गुरु का है जब तक वो 17-18 साल का है। उसके बाद क्यों बताते हैं? अपने शरीर को संभालना सीखे, न कि ये ज्ञान ढोता घूमे। बहुत सारे कुछ अपने महत्व को बताने के लिए कोई ना कोई एक ठो आपको पकड़ा देंगे। आप बीमार पड़ के देखिए, यहाँ पर आपको 500 सलाहें आ जाएंगी। स्वयं बीमार रहेंगे लेकिन आपको 3 ठो दवाई बता देंगे। तो इस देश की टेंडेंसी हो गई है, इससे बचना चाहिए। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो सस्टेनेबल गोल के लिए क्या हुआ प्लान कि इसको स्वास्थ्य शिक्षा 18 साल तक उत्पादन में जोड़ना और स्वास्थ्य शिक्षा। अभी हम देखें तो जो डॉक्टर्स भी हैं इवन, तो वो भी स्वास्थ्य की शिक्षा के स्थान पर रोग की चिकित्सा की शिक्षा होती है ना? तो चिकित्सा की शिक्षा एक विषय है, एक वस्तु है, और स्वास्थ्य शिक्षा दूसरी। हाँ, इसी वजह से ये लोग जो सस्टेनेबल गोल में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को मुहैया कराना, ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ वितरित करना, यह अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जबकि यह उचित नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग दूसरा भाग है इसका, वेलबींग। हाँ, वेलबींग को भी समझना पड़ेगा। हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मन स्वस्थता, वेलबींग ये बताएंगे ना? हाँ जी, अंग्रेजी वाले तो अंग्रेजी बता पाएंगे। हाँ, तो हिंदी दूसरा अंग्रेजी का बता दीजिए ना आप। वेलबींग को क्या कहेंगे? अच्छा होना है ना? भला चंगा, भला चंगा, हिंदी में ठीक ठाक रहना। हाँ, तो ठीक है ना, तो वही तो बात है। तो दोनों शब्द कहने की जरूरत ही नहीं थी। हेल्थ माने वेलबींग ही है। तो बिल्कुल ठीक बात है ना। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, भला चंगा रहना, इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी एक हिस्सा है। भी एक शब्द है वेलबींग का। देखिए, स्वास्थ्य की तीनों धाराएं हैं। वो केवल मानसिक नहीं है, इमोशनल भी है। बिल्कुल, इमोशनल, मानसिक और फिजिकल तीनों है। तो इमोशनल, अगर इमोशनली आदमी स्वस्थ नहीं है तो मेंटली स्वस्थ नहीं हो सकता है, और उसका शारीरिक स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। तो इमोशनली भी स्वस्थ रहना, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो स्वास्थ्य में तीनों आ जाती हैं। बिल्कुल। तो आयुर्वेद में तो आधि और व्याधि 2 शब्दों में इसको कवर किया गया है। अंग्रेजी में मुझे पता नहीं है कैसे पर करते हैं। देखिए इन वाले में लिखा है जी, मेंटल और सोशल और फिजिकल वेलबींग ऐसा इसमें लिखा है। हाँ, तो वही है फिर। हाँ, तीनों लिखा है। तो वो कैसे होगा? परिवार व्यवस्था में हाँ, अच्छे से जीने से, समाज की जिम्मेदारी पूर्वक जीने से इमोशनल और मेंटल हेल्थ बना रहता है। बिल्कुल। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने पराये की जो मानसिकता है उससे मुक्ति, फिर नकारात्मक हो जाएगा। हम जितनी सीमा तक अपनेपन के भाव से भर विस्तार अपनेपन का विस्तार, अपनेपन के विस्तार से उसको, जैसे संसार है वैसा तदाकार हो जाए। लेकिन ये ऐसा ही संसार से हम अपना नाता कैसे जोड़ सकते हैं, यह अगर अभ्यास डलाया जाए तो जैसे बच्चे आते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे इससे इमोशनल परेशानी है, इसने मुझको धोखा दिया, तो उससे भी कोई सकारात्मक अर्थ जाता है, उस सकारात्मक अर्थ को लेकर उसको स्वीकार कर लें। ये अभ्यास डलाने की जरूरत है। प्रतिक्रिया में आने के बजाय
उसने कोई गलती की है, जिस गलती से मेरा इमोशन हर्ट हुआ है या मुझे मेंटली परेशानी हुई है, फिजिकली परेशानी हुई है, उसके बाद भी अपनेपन उसमें निकल आए। जैसे मैं एक उदाहरण से बता सकता हूँ कि हमारे गांव में कुछ लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं और लड़ते हैं, तो हम मान लेते हैं कि अच्छा ये इसलिए अच्छा लड़ते हैं, इसलिए हमें डांटते हैं कि हमको अच्छा देखना चाहते हैं, हम और अच्छा बने और उनके प्रति भी आभार व्यक्त कर दें। तो वो हमको जिस रूप में है उस रूप में नहीं देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो और अच्छा बन जाए, क्या दिक्कत है इसमें? सही बात। उनसे चिढ़ने की क्या बात है, और अच्छा बने। ऐसे ही हमें हर स्तर में कोई ना कोई अपनेपन से नहीं काटना है उनको, उनकी प्रतिक्रिया में नहीं आना है। ये अभ्यास हो जाता है, छोटे छोटे अभ्यासों से हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो संबंध को पहचानने का और पूरकताओं को पहचानने का अभ्यास। जी देखिए, हम संबंध को नकार नहीं सकते, परस्परता को नकारना हमारे बस की बात नहीं है। हम हैं, इसको पहचान कर जी सकते हैं, नकारना ही दुख है। सही बात है। नकारना ही दुख है। बहुत सुंदर। ठीक है ना? बहुत तो ये तो अभ्यास से होगा। तो इसको यही जो परिवार में मूल्य पूर्वक जीना से ही इस गोल को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। और इस पर कोई चर्चा की ज़रूरत है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो मुझे लगता है यहाँ से कार्यक्रम में निकल के आता है कि हम सब भी पहले तो इस स्वास्थ्य शिक्षा के को लें, स्वयं ग्रहण करें, और दूसरा अपने गांव में अपने जो भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ इसको शेयर करें। एक ध्यानाकर्षण, एक कार्यक्रम यहाँ से निकल के आ सकता है। ठीक, बढ़े आगे चौथे गोल की तरफ। चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन। ये तो सकारात्मक है। हाँ, इसको बताया जाए कि बढ़ाया जाए। बट व्हाट इज क्वालिटी अगेन? व्हाट इज एजुकेशन? हाँ, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन भी, एजुकेशन को तो वो मानते हैं। खैर, व्हाट इज एजुकेशन फॉर? हाँ, फार्मर और इनफार्मर दोनों एजुकेशन को लोग मानते हैं, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है। तो पैसे में की अधिकता माने ज़्यादा कमाई देने वाला या इस तरह को क्वालिटी क्या मानते हैं, वो उसको डिटेल में जाना पड़ेगा। यदि क्वालिटी का मतलब गुणात्मक परिवर्तन है तो फिर ठीक है। आदमी के अंदर उसकी चेतना में पूरी धरती को अपनी चेतना में समा लेना, माने प्रेममय कर देना, अनन्यता से भर जाना। ये अगर है तो बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है इसमें? यही तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है। तो माने एजुकेशन के हम लोग अभी दो सहअस्तित्ववाद में मानते हैं, निपुणता, कुशलता और पांडित्य की शिक्षा, और दूसरा जीवन में गुणात्मक परिवर्तन अखंड समाज तक के लिए। दो ही उसके लक्ष्य हैं जी। तो कुशलता, निपुणता, पांडित्य माने आजीविका के लिए या उत्पादन के लिए, उत्पादन से जुड़े होने के लिए, और पूरी धरती में अपनेपन का विस्तार कर लेना। ये एजुकेशन की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। तो चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, इसके लिए हमारे पास प्रस्ताव है, दिया जा सकता है। इससे हम निपुणता, कुशलता और पांडित्य से भी जोड़ पाते हैं बच्चों को। और अब ये अलग बात है कि निपुणता क्या है, कुशलता क्या है, पांडित्य क्या है, इसको भी समझना चाहिए। तो निपुणता मोटा मोटी जो हम जहाँ रहते हैं, हमारी आवश्यकता के लिए चीज़ें वहीं बनी रहती हैं। हमारे अंदर वह गुण विकसित हो जाना, उसी से हमें कुर्सी चाहिए तो हमें बाजार याद आने के बजाय अपने यहाँ सड़ती पड़ी हुई कोई लकड़ी पकड़ी से कैसे बन सकती है, ये निपुणता है। ये कुशलता है। तो कुशलता क्या है? बाजार याद ना आए, पैसा याद ना आए, हमारे सामने जो भी वस्तु है उस वस्तु के सदुपयोग पूर्वक हम अपना काम चला लें, ये कुशलता है। निपुणता क्या है? उसी में एस्थेटिक वैल्यू पैदा कर दें। दूसरे चाहें तो उसको करवा भी दें। ठीक, यह भी जीवन में के गुणात्मक परिवर्तन से ही आता है। नहीं तो कुर्सी चाहिए, ध्यान आएगा मार्केट के फलाने दुकान में मिलती है। हमें आके यहाँ बहुत लोग सलाह देते हैं। जैसे ही वो सलाह देते हैं तो हम उनको बता देते हैं कि बाजार मैं भी जानता हूँ। तुम अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सुझाव हो कि बिना बाजार गए यहाँ पर इस चीज़ की आपूर्ति हो जाती है तो स्वागत है। नहीं तो बाजार के लिए काहे को बताते हो, तो हम तो जानते ही हैं।
नहीं तो अमेज़न तो सामने रखा रहता है, चाहे जितनी से अब तो किसी बाजार में घूमने जाना भी नहीं पड़ता है, वो हाथ में है, टप 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 करिए बाजार घूम आइए, बैठे बैठे बाजार घुमाते। तो कुशलता का तात्पर्य है हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो आसपास से कैसी पूरी कर ले, उसकी कला विकसित हो जाना, उससे एक कॉन्फिडेंस आता है। हम ऐसा ही हैं, जैसे ये कुर्सियां बैठे हैं, ये सब 2-2, 500 रुपए की टूटे हुए कार की कुर्सियां हैं और पीछे 10 साल से ये चल रही हैं 10 साल से। तो यह अभी तो ये तो कोई छोड़ के चला गया, नहीं तो हम बाजार से अभी तक नहीं लाए हैं कभी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया निपुणता और कुशलता, निपुणता और पांडित्य। पांडित्य क्या है? पांडित्य का मतलब होता है कितनी, अब जैसे हम कितना मकान चाहिए कौन तय करेगा। हम कुशल हो गए, चमड़े का जूता बनाने लगे, अब कितना बनाएंगे, कैसे तय होगा? पता चला हमने माल भर दिया, अब उसको जूता के लिए आदमी ढूंढते घूम रहे हैं। पहले हमने वस्तुएं इतनी बना ली, अब फिर उसके लिए आदमी ढूंढते घूम रहे हैं। अभी तो यही हो रहा है। ये पांडित्य नहीं है, उसमें संतुलन, विवेक आना। हाँ, संतुलन आना, बिल्कुल संतुलन आना। संतुलन, पांडित्य माने संतुलन का पता होना, संतुलन बिंदु की पहचान होना। बहुत बढ़िया, उत्पादन के अर्थ में संतुलन बिंदु को पहचान लेना। बढ़िया। तो ये हैं क्वालिटी एजुकेशन के अपने देखें तो ये गोल हैं कि निपुणता, कुशलता और पांडित्य का आ जाना, जिससे स्वयं में विश्वास होता ही है। वही समृद्धि है, वही समृद्धि है। पैसे से समृद्धि नहीं होती है। समृद्धि उस दृष्टि में होती है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं सब कुछ हम बना लेते हैं। पेड़ पौधे सब कहीं रहते ही है, गाय गोरू सब जगह रहता ही है, अपना उसी से काम चला लिया। ठीक है जी। एजुकेशन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, एजुकेशन का पर्पस क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर एजुकेशन का पर्पस नौकरी करना या नौकर बनाना है तो वो तो पॉजिटिव और क्वालिटी एजुकेशन नहीं माना जाएगा। अगर एजुकेशन का पर्पस स्वावलंबी बनना, नेचर को कंजर्व करना है तो वो क्वालिटी एजुकेशन माना जाएगा। संबंधों को कंजर्व जी करना है। जी। तो पर्पस ऑफ एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण था। बिल्कुल। यूएन को ये प्रस्ताव लिखना पड़ेगा कि आप किसको क्वालिटी एजुकेशन करें। ये शिक्षा तो कतई क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती। जिस अमीर से अमीर को भी मिल रही है वो भी गरीब से गरीब को जो मिल रही है वो उसमें अपने भारत का उदाहरण दीजिए जी कि यहाँ पर 15 एकड़ का काश्तकार भी अभी नौकरी के लिए ढूंढ रहा है, 100 एकड़ का काश्तकार भी ढूंढ रहा है। हाँ, सही बात है। 15 एकड़ के काश्तकार, 100 एकड़ के काश्तकार का भी ध्यान क्यों खेती में नहीं जाता है, ये जांच की बात है। क्यों उसका मन नहीं होता है पूरा मन लगा के, ये जांच की बात है। अगर उस जांच तक वो नहीं पहुंचते हैं तो हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं धीरे धीरे। हमारे जिनके पास खेत है उनके बच्चे खेती करना नहीं जानेंगे तो क्या होगा, बेचेंगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास जाएगी, खरीदने की तो ताकत है नहीं किसी के पास। यदि किसी अमीर आदमी या बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास जमीन पहुंच जाती है तो क्या होता है, कल्पना करिए, ताला लाख हो जाता है, उसका उत्पादन रुक जाता है। और कृत्रिम रूप से वो कहीं भुखमरी पैदा करके कुछ चीज़ बेचेंगे, कहीं कुछ करके कुछ चीज़ बेचेंगे, तो पूरी धरती को हम संकट में डाल रहे हैं। किसानों की संख्या घटना धरती का संकट है। नेचर को बचाना है, किसी को नहीं बचाना, किसान को बचाना है। किसान नेचर बचाएगा, और कौन नेचर बचाएगा? अंग्रेज जब भारत आए बहुत दिन तक वो हमारे समाज को पर कब्जा नहीं कर पाए, तो उन्होंने काफ़ी सोच समझ के निर्णय लिया कि हमें हमारी शिक्षा पद्धति को बदलनी पड़ेगी। उन्होंने बदला हमारी शिक्षा पद्धति को। हमारा जो गुरुकुल का सिस्टम था वो ख़त्म हुआ और ये नौकर बनाने वाली शिक्षा शुरू हुई। ये सबको पता इतिहास गवाह है। हाँ, ये तो सबको पता है। यूएन कैसे डिफाइन कर रहा है उसको, क्वालिटी एजुकेशन को? इसको देख सकते हैं लिखने के लिए तो ओके। इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ देती हूँ ताकि सबको समझ में आए।
तो लिख रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार है, ऐसी शिक्षा जो उन्हें बुनियादी साक्षरता और अंकगणित सीखने में मदद करे, बिना किसी डर के सीखने का आनंद लेने में मदद करे तथा उन्हें मूल्यवान और सम्मिलित महसूस करने में मदद करे, चाहे वे कहीं से भी आते हों। यूएन की परिभाषा ठीक ही है। क्या ठीक है, गणित ये पढ़ाना। तो बहुत ही पहली जो लाइन है ना वो क्या थी? Every child has the fundamental right to quality education, one that हाँ, तो मौलिक अधिकार क्या मतलब, वो तो है ही है। तो मौलिक अधिकार, अच्छा, one that helps them acquire basic literacy and numeracy। एक्चुअली उन्होंने केवल बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी को ही एजुकेशन माना। एंजॉय, हाँ, एंजॉय लर्निंग विदाउट फियर एंड फील वैल्यूड एंड इंक्लूडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम। उसको तो एजुकेशन कहेंगे नहीं, तो साक्षरता मात्र है। तो दुनिया में कोई ऐसा देश रह गया है जहाँ पर एजुकेशन नहीं है? ये तो घर में ही हो जाती है। हमें अपनी तरफ से उनको कि गोल आपका ने जो ये किए हैं, ये गोल अच्छा है, लेकिन उसको तरीका आप नहीं बता पाए हैं। तो ये अगर विश्व के सभी संविधानों में इस बात को पाबंद कराने के लिए आप सकारात्मक रूप से प्रयास करें तो आपका गोल अचीव हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर देश की शिक्षा नीति में ये बातें हो जाएंगी, ठीक है ना? बिल्कुल जी। काफ़ी चेतना में, है ना, कॉन्शियसनेस डेवलप हो, जीव चेतना से मानव चेतना में, जो हम कह रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन के रूप में ज़रूर है कि फियर ना हो एजुकेशन में, वही नकारात्मक बात। फियर ना हो कि ऐसी स्थिति क्या होती है। सबसे स्नेह हो, इसका सकारात्मक पक्ष है। तो वो हम पहले ही बता चुके हैं कि पूरी दुनिया की जैसा है वैसे समाज से अपना रिश्ता जोड़ लेना और उनकी जिम्मेदारी ले लेना कि इसमें हम परिवर्तन लाएंगे। हमारे संपर्क में आएंगे तो परिवर्तन लाएंगे, नहीं आते हैं तो हम उसके ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन हम घृणा नहीं करेंगे। सही बात है। हम किसी से कोई घृणा नहीं करेंगे। हमारे संपर्क में आएंगे तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, नहीं आएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। वेट कर रहे हैं बैठ के आराम से। वेट कर रहे हैं, मौज से रह रहे हैं। मौज से रह रहे हैं। हम वेट नहीं करते किसी का। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ा और कुछ एजुकेशन के ऊपर बात चर्चा करनी। फॉग हो सकता है। चलिए, तो फिर हम अभी तक 4 गोल्स को लेकर के चर्चा हो गई है। एक तो नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। अब हम लोग 5वें गोल की तरफ चर्चा को बढ़ा रहे हैं और 5वां गोल इन्होंने लिखा है जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। तो मुझे लगता है इस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है जी। इक्वलिटी पूरी दुनिया को चाहिए, केवल जेंडर इक्वलिटी नहीं, सब इक्वलिटी चाहिए जी। लेकिन इक्वलिटी पूरकता से आती है। अभी जो इक्वलिटी प्राप्त करने का इन लोगों ने तरीका कम्पिटिटिव और वस्तुओं को बराबर बांट के इक्वलिटी प्राप्त करना चाहते हैं। एक तरह का कपड़ा पहन के, एक तरफ का बाल रखा के, और वो सेना में जाते हैं तो मैं भी सेना में जाऊंगी, इससे इक्वलिटी नहीं आती है। परिवार और टूट जाते हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष के बीच में एक तीसरा छुपा हुआ पक्ष है, बच्चे। यदि स्त्री पुरुष के बीच में पूरकता नहीं है तो उसका पूरा प्रभाव बच्चों पे पड़ता है और बच्चे फिर वो एक चेन चल जाती है। तो बच्चे को क्या चाहिए? पूरा बाप पूरी माँ। हर बच्चे को क्या चाहिए? पूरा बाप पूरी माँ। पूरी माँ क्या है? माने धरती, पूरा बाप माने आसमान, माने जहाँ तक वो फैल सकता है वहाँ तक फैलने का स्पेस वो बाप देता है और पोषण पूरी माँ देती है। तो हर बच्चे को ये चाहिए। इसमें अधूरा बाप और अधूरी माँ नहीं चलती। सिंगल पेरेंटिंग एक परिकल्पना है। जो सिंगल पेरेंटिंग में पले बच्चे हैं उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर लिया जाए, वो भयग्रस्त रहेंगे। जिसके पिता नहीं होता है उसके बच्चे भयग्रस्त होते हैं। जिसके माँ नहीं होती है वो सब जगह माँ ही ढूंढता है, पत्नी में भी माँ, सब जगह माँ ढूंढता रहता है जीवन भर। वो अधूरापन कहीं पूरा नहीं कर पाता है और वो परेशान रहता है। इसको फ्रायड ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, ये कोई नई चीज़ मैं बता नहीं रहा हूँ। तो बिल्कुल सही बात है ना। कह तो रहे हैं यहाँ
पर जो यूएन डिफाइन कर रहा है उसको पढ़ देती हूँ। कह रहे लैंगिक समानता की परिभाषा वह स्थिति है जिसमें अधिकारों या अवसरों तक पहुंच लिंग के आधार पर अप्रभावित रहती है। तो अधिकार और अवसर जो है लिंग से अब प्रभावित ना हो, ऐसी उनकी अपेक्षा है। हाँ, तो पूरकता के पूर्वक नहीं होती। पूरकता के साथ ही। हाँ, तो लैंगिक असमानता से केवल महिलाएं ही प्रभावित नहीं होती, सभी लिंगों के लोग प्रभावित होते हैं, हाँ, जिनमें पुरुष, ट्रांसजेंडर और लैंगिक विविधता वाले लोग शामिल हैं। जी इसका बिल्कुल। असर बच्चों, परिवारों और सभी उम्र के और पृष्ठभूमि के लोगों पर पड़ता है। हाँ, तो लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों के पास बिल्कुल समान संसाधन होंगे या उन्हें समान संसाधनों की आवश्यकता होगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि महिलाओं, पुरुषों, ट्रांसजेंडर लोगों और लैंगिक रूप से विविध लोगों के अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर जन्म के समय उनके निर्धारित लिंग पर निर्भर नहीं है। अपेक्षा के रूप में तो ठीक तो बहुत है, बहुत बढ़िया है। हाँ, कह दीजिए। तो इसका तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, विश्व के बहुत देशों में ऐसी स्थितियाँ हैं, लेकिन जिस तरीके से पाना चाहते हैं वो तरीका नहीं है। हमारे यहाँ तरीका है, हम बता सकते हैं उनको। परिवार व्यवस्था में इस पूरी समानता होती है, पूरे दोनों का संयुक्त अधिकार होता है सभी संपत्तियों में। बल्कि हमारे देश के संविधान में एक प्रॉब्लम है, जैसे ही बच्ची विदा होकर पति के घर जाए, सारी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होना चाहिए पति की। तो एक कानून बना दें, प्रॉपर्टी राइट भी बराबर हो गए, क्या दिक्कत है इसमें? कानून ही तो बनाना है। जैसे अभी कानून बनाए हैं कि बच्चियों का अधिकार है, इसको ना बनाइए, बनाइए कि पत्नी का संपूर्ण अधिकार है पति के उसमें। काम खत्म। तो सॉल्यूशन वाले पक्ष को समाधान। अब बिटिया जैसे ब्याह के जाएगी तो भाई से लड़ने आएगी फिर। इससे अच्छा है कि जहाँ ब्याह के जाना है वहाँ पर बराबर के अधिकार हो जाए, हर बच्ची का हो जाए, तो संयुक्त प्रॉपर्टी हो गई। इसमें किसी को आपत्ति होगी क्या? कोई आपत्ति नहीं होगी। तो हाँ, तो ये संविधान को भी ये लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी राइट के लिए आप जरा सा भी संशोधन कर दें। ये संशोधन किया जा सकता है कि लड़की विदाई के 13 दिन बाद प्रॉपर्टी में राइट हो जाएंगे, लेकिन बेचने के नहीं। उसका नाम दर्ज हो जाएगा खतौनी में, बस काम खत्म। खतौनी में नाम दर्ज कराना चाहिए, करवा लें, क्या दिक्कत है? वैसे भी नाम है उसका। नाम नहीं होता है तो भी अधिकार रहता है। अभी अधिकार नहीं है क्या? खूब है, नहीं अभी है, पत्नी और बच्चों का बराबर है। सबका है, बराबर है। पत्नी और बच्चों का बराबर है। जैसे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, तो 3 हिस्से होंगे। प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हो जाएंगे। अच्छा, और आप जो कह रहे हैं वो क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ही पत्नी जाए तो पति के हिस्से में मान लीजिए 10 बीघा जमीन है, तो उनका संयुक्त नाम आ जाए, संयुक्त नाम आ जाए। बेच नहीं सकते हैं दोनों की सहमति के बिना, नाम संयुक्त रहेगा। तो उसमें प्रॉपर्टी रुक जाएगी बिकने से, उससे कम नहीं होगी प्रॉपर्टी कभी। ये उसका फ़ायदा हो जाएगा। अभी मान लीजिए असुरक्षा समाप्त हो गई। जैसे मान लीजिए पति शराब पीने वाला आदमी से डाल रहा है, नहीं बेच सकता है इसकी सहमति। या पत्नी कुछ बदतमीजी करती है तो पति के बिना नहीं बेच सकता है। बच्चे सुरक्षित हो गए, प्रॉपर्टी सुरक्षित हो गई, परिवार सुरक्षित हो गया। सोचना चाहिए। मैं तो एक सुझाव दे रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। विचार करना चाहिए। हाँ, ऐसे हो सकता है। सही बात। बहुत बढ़िया। और इस पर जेंडर इनइक्वालिटी पर मुझे लगता है थोड़ा विचार करना चाहिए। हाँ, स्थितियाँ वैसे गंभीर हैं, क्योंकि देखिए, जेंडर इनइक्वलिटी जब तक हम तमाम सामाजिक परिस्थितियों को बनाए हैं तो बनाए ही रहेंगी। जब तक इस धरती में सेना है, आप इनइक्वलिटी को पाट नहीं सकते हैं। लड़कियां नहीं लड़ सकती हैं, वो लड़ने के लिए नहीं बनी है, वो पालने के लिए बनी है। कैसे इक्वलिटी टू? तो सेना होना इस धरती का एक अमानवीय होने का अभी प्रमाण है। इसी तरह कोई कुत्ता कुत्ते का नौकर होता है क्या? बिल्ली बिल्ली की नौकर होती है क्या? तो ये नौकर कहाँ से आ गए? जब तक इस धरती में मालिक और नौकर है तब तक इनइक्वलिटी रहेगी। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, मतलब अभी हम जीव चेतना का प्रमाण दिए जा रहे हैं। जी नहीं समझिए आप, वो स्रोत क्या है इनइक्वलिटी का? बराबर काम न कर पाना। जी। दूसरा स्रोत क्या है? ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा भाग दौड़। एक कर पाता है, एक नहीं कर पाता है, उसके आधार पर उसका शारीरिक बनावट। शारीरिक शारीरिक बनावट के आधार पर देखा तो भेद निकल के आएगा। निकल के आएगा।
जीवन के आधार पर देख नहीं है, पूरकता आती है। फिर पूरकता आती है। जीवन के आधार पर पूरकता आती है। हम क्यों दो लोग आपस में मिले हैं, कोई ना कोई पूरकता होगी, अपना अपना काम पहचाने और करें। दोनों समान हो गए, समान अवसर हो गए, समान अधिकार हो गए। पूरकता में समानता है ना। पूरकता से समानता है। जी, बहुत सुंदर। पूरकता से ही समानता है, स्थायी समानता। और इस प्रकार से परिवार में ही स्वतंत्रता है। इस प्रकार से वह स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रता भी, वही जो इक्वालिटी की जो अपेक्षा है, हाँ। वो इसी प्रकार से है। और यही संतुलन भी है। संतुलन भी। संतुलन कैसे चलता है? जैसे पृथ्वी सूर्य के ज़्यादा नज़दीक कुछ दिन हो जाती है तो तुरंत पृथ्वी रिजेक्ट करती है सूर्य को, सूर्य भी रिजेक्ट करता है पृथ्वी को। ज़्यादा दूरी नहीं, अब वो अच्छी दूरी, फिर वो दूर चला जाता है तो फिर खींचता है। यही पति पत्नी का होता है। जितनी जितनी जिम्मेदारियां पति की जिम्मेदारियां वो स्वीकार करती जाती है, कहीं कहीं पति उसकी जिम्मेदारी। इसका कोई थिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है अंग्रेज़ों की तरह का, जहाँ पर वो ज़रूरत है वहाँ पर पति ने ज़्यादा काम कर दिया, कहीं पत्नी ने ज़्यादा काम कर दिया। दोनों का लक्ष्य है परिवार। उस संतुलन बिंदु को पहचान लिया जाए, उससे इक्वलिटी भी आती है, स्वतंत्रता भी आती है, आनंद भी आता है। यही ना है, यही ना होता है। मतलब परिवार को व्यवस्था की एक इकाई के रूप में पहचानना, हाँ। और अपनी व्यक्तिवादिता का विलय होना उसमें। बस इसका यही सबसे अच्छा उपाय है। परिवार माने समाज की इकाई परिवार घोषित करना, सारे संबंधों में व्यक्ति के सारे प्रॉपर्टी राइट खत्म करना, परिवार को सारे राइट दे देना, अपने आप सब पूरकता शुरू हो जाएगी। बहुत सुंदर। व्यक्तिवाद, पकड़ में आई? आप लोगों को ये बातें पकड़ में आ रही हैं बच्चों? व्यक्ति की प्रॉपर्टी के बजाय परिवार की प्रॉपर्टी हो, सब काम खत्म। अब परिवार तो फिर हिलना नहीं है, तो प्रॉपर्टी वो परंपरा बन जाएगी उसके। बन जाएगी। अभी सारे झगड़े इस प्रॉपर्टी को लेकर के बिल्कुल होए चले जा रहे हैं। तमाम उदाहरण रोज इनको, हमारे रवि जी हैं, उनको तो यही सूचनाएं पता नहीं उनके मोबाइल में कहाँ से आती हैं। पति ने पत्नी को मारा, पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, इसने उसको पीटा, बहुत सूचनाएं आती हैं। हमारे में नहीं आती, उनके वाले में ज़्यादा आती हैं। देखते पढ़ते होंगे तो इसलिए AI छांट देता है ना, हाँ, नेट में वो जो आप ढूंढते हैं वही मिल जाता है। सही बात है। जेंडर इक्वालिटी के लिए भी हमने परिवार व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएं, और संवैधानिक अधिकार देने का मतलब संयुक्त प्रॉपर्टी राइट परिवार को हो, व्यक्ति के राइट ना हो। व्यक्तिवादी अधिकार जो है समस्या, हाँ, पूरी दुनिया में। इस पर कोई और चर्चा, कोई भी? तो अगले बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु लिखा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सभी को साफ पानी उपलब्ध हो, जल उपलब्ध हो, और मल निकास, सैनिटेशन, साफ सुथरा सब व्यवस्थाएं हो, इसका अधिकार। ये गोल है। ये गोल है। हाँ, तो इसमें भी ये समझा जा सकता है कि इसके तरीके क्या निरापद तरीके हो सकते हैं। किसी नदी का पानी गांव-गांव पहुंचाना, क्या यह निरापद क्लीन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है? अथवा हर गांव में तालाब बनाकर पानी को रोकना और पानी को छानने की तमाम प्राकृतिक विधियों को अपनाना, ताकि उसमें स्वावलंबन भी पानी में बना रहे और वाटर भविष्य का पानी भी ना खो जाए, नदियाँ भी ना खराब हो जाएं, तो तालाब बनाना, कुएं बनाना, बावड़ी बनाना, इसको प्रोत्साहित किया जाए। बजाय इसके कि वो नहर प्रणाली ले आए, दिल्ली पहुंचाने के लिए नदिया को मोड़े चलाए दे रहे हैं। हमारे यहाँ आ गई यमुना से पानी, तालाब के पानी से खूब काम चलता रहा अभी तक, कुओं के पानी से काम चलता रहा। तो हैंड पंप लगाकर पहले उसको बिगाड़ा, फिर उसने समरसेबल डालकर रात दिन उलीचा, अब कहते हैं पानी कम है। अरे भाई, तुमने पानी ख़त्म कर दिया है भाई। तो ये सरकार, ये यूनाइटेड नेशंस को लिखना चाहिए कि सरकारों की अदूरदर्शी हस्तक्षेपों के कारण जो पारंपरिक जल स्रोत हैं, निरापद हैं, उनका अध्ययन किए बिना वो उसको टच ना करें। तो इसमें ग्राम पंचायतों को यह अधिकार देना चाहिए कि यदि
अधिकार भी देना चाहिए, उन्हीं को स्वतंत्रता भी देना चाहिए कि वो जो भी निरापद व्यवस्था कर सकते हैं कर लें। वो कभी भी इस तरह का ऊटपटांग का प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक रहेगा ना? मिलजुल कर गाँव वाले बनाएंगे तो एक से एक उपाय निकाल लेंगे। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग करेंगे फिर तो। सबसे निरापद वही है। अच्छा, मिट्टी के प्रकार के आधार पर भी स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं। जैसे राजस्थान में तालाब नहीं बन सकता है, वहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? टाँका, बावड़ी। ठीक है ना? वह कितना अच्छा है। हमारे यहाँ तालाब खूब थे, एक एक गांव में 20-20 तालाब। बुंदेलखंड तो तालाबों से भरा पड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी पानी को रोकती है। जैसे पड़ुआ खेत है तो उसमें कुएं, 30 फुट 20 फुट में पानी है, तो जितना पानी निकालते जाइए वो पानी अपने आप आता जाता। ज़बरदस्ती न निकाला जाए, स्वेच्छा से लिया जाए पानी। तो इस तरह से हम निरापद व्यवस्थाएं कर सकते हैं, जल के संतुलन को बनाए रखते हुए और भविष्य के पानी को न चुराते हुए और धरती की ताप संतुलन को बनाए रखते हुए पानी का व्यवस्था कर ले। इसके लिए स्थानीय निकायों को अधिकार दिए जाए, न कि इसकी सेंट्रलाइज व्यवस्था की जाए। बहुत बढ़िया। स्थानीय निकायों को उनको अधिकार दिए जाए, प्रोत्साहन दें, ध्यानाकर्षण कराएं। जी, उन्हीं के अधिकार में रहे। यह भी लिख सकते हैं उसमें कि अभी बाकी देश यूनाइटेड नेशंस से कर्जा लेने के लिए सैनिटेशन के नाम से ऊटपटांग के प्रोजेक्ट चलाते हैं और अपने देश का विदेशी मुद्रा भंडार भरने के लिए कर्ज लेते हैं। उसमें भारत का उदाहरण दे सकते हैं कि इसमें कई हजार करोड़ या लाख करोड़ अभी भारत सरकार ने किसके नाम से लिया? क्या नाम है ये जो जल हर घर जल योजना के नाम से लाखों करोड़ रुपए का बंदरबाट किया और पानी कहीं नहीं गया। हर घर नल योजना पूरे वो सड़क तोड़ डाली। जो जल स्रोत थे वही जल स्रोत काम कर रहे हैं, कहीं कोई पानी वानी की कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग वही यूज कर रहे हैं जैसे पहले यूज करते थे। तो दोनों बातें कि देश यूनाइटेड नेशंस को यह भी देखना चाहिए कि कुछ देश अपने यहाँ की पारंपरिक प्रणालियों को विकसित करने के बजाय, निरापद प्रणालियों को विकसित करने के बजाय विदेशी मुद्रा भंडार भरने के लिए झूठे कर्ज लेता है। इस पर निगरानी रखना चाहिए। और यह केवल कर्ज नहीं होता है, यह भविष्य के लोगों पर डाला गया वो बोझ है, और जो यूनाइटेड नेशंस की भावना के विपरीत काम है कि बजाय इसके हम आगे की पीढ़ियों को कर्ज के चुकाने के लिए लाद देते हैं, हम वो पूरे देशवासी अब ज़्यादा टैक्स देंगे उस कर्ज को भरने के लिए। तो यह यूनाइटेड नेशंस की भावना के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। सही बात है। शामिल ही है, उसी से आया है। और ये हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो लड़के रहते हैं, यूनास्प के प्रोजेक्ट में शामिल है। यूनास्प करके यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सेदारी है उसमें, सलाहकार हो, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन है उसमें। बढ़िया। तो यहाँ पर एक बार फिर से ग्राम पंचायत जो है, हाँ, स्थान निर्णय ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। जैसे हम पावर्टी की और हंगर के लिए कहते हैं, इसको भी ग्राम पंचायतों को, स्थानीय निकायों को अधिकार देने मात्र से हो जाएगा। उनके पास ट्रेडिशनल ज्ञान है इसका। धरती का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ के स्थानीय लोग पानी को नहीं, आदिवासियों के पास भी है, बल्कि 1000 साल पहले करते ही थे। कोई प्यासों थोड़ी मर गया है, नहीं तो यहाँ तक आते कैसे? सही बात है। और इससे ये भी एक ध्यान जाता है कि हम लोग भी अपने गाँव में इन सब जगहों पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और इस जागरूकता को फैलाने के लिए भी हम कर सकते हैं कि पानी को, अपने गांव के पानी को अपने गांव में, ये तो सर्वे सभी बच्चे आप लोग कर सकते हैं। आपके गांव में कितने ट्यूबवेल हैं, कितना ज़मीन के नीचे का पानी निकालते हैं, कितने लाख लीटर पानी प्रति वर्ष निकालते हैं, आपके यहाँ बरसात कितनी होती है, ज़मीन के अंदर कितना पानी जाता है, कितने दिन तक पानी रह पाएगा। क्या हम जिम्मेदार हैं अपने बच्चों के प्रति? ये तो बात कर सकते हैं। और कितना तालाब बना देने पर ये बताया जाएगा आपको, अभी ये क्लास में है एक चैप्टर के रूप में,
पुष्पेंद्र भाई बताएंगे कि कितना पानी रोकने पर कितना रिचार्ज हो जाता है। तो आपके गांव के पानी को लगातार बनाए रखने के लिए कितने तालाबों, बावड़ियों, कुओं की जरूरत पड़ेगी, वो बताएंगे। बढ़िया। जल संतुलन का पूरा एक चैप्टर है। जी बढ़िया। तो इसके बारे में और जानेंगे हम आने वाले सत्रों में। जी। 1-2 दिन जो सत्र रहेंगे, हमारे 4 दिनों के जो वर्कशॉप हैं, दूसरे तीसरे दिन मेरे ख्याल से सत्र रहेगा ये। तो आगे बढ़ा जाए, और इस पर किसी को कोई और चर्चा की आवश्यकता लगे तो बताइए। अफोर्डेबल एंड क्लीन दोनों बातें, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए अभी अफोर्डेबल नहीं है, और दूसरी बात है कि एनर्जी क्लीन नहीं है। हाँ, पहले तो ये समझा जाए अभी एनर्जी हमारी आती कहाँ से। जी। ये किसी को पता है? हाँ, नहीं, एनर्जी ये कहाँ से आती है? ये एनर्जी है। एनर्जी क्या है? बिजली कहाँ से? ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है भी। हाँ, कहाँ से आती है? हाँ, कितने प्रतिशत कोयले से आती है और कितने हाइड्रो पावर प्लांट से आती है, ये पता है? ये पता करना चाहिए, है ना। हमारे देश में कितनी विद्युत, हमारे देश में 4 से 5% सोलर से आ रही है, ठीक है ना, और 24% के आसपास कोल से आ रही है, बाकी हाइड्रो पावर से आ रही है ना। यूरेनियम से बहुत कम है अभी, वहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, ऐसे कुछ है उसमें, एग्जैक्ट देख लीजिए आंकड़ा। अच्छा, अब इसको भी डिटेल में देखें कि अब ये जो हाइड्रो बिजली आ रही है, ये कैसे बनती है बिजली। बड़े डैम बनाते हैं। बड़े डैम बनाते हैं, तो डैम बनाते हैं तो क्या होता है? पानी को रोकते हैं, नदिया का पानी रुक जाता है। तो नदिया का पानी रुकने से क्या होता है? नदिया के अंदर जीव जंतुओं की एक श्रृंखला होती है, समंदर से लेकर उसके स्रोत तक। उसमें मगर हैं, कछुए हैं, तमाम प्रकार की मछलियां हैं, और ऐसे अनेकानेक जीव जंतु हैं जिनका हम नाम तक नहीं जानते हैं। जैसे ही एक जगह उसको रोकते हैं तो उनकी श्रृंखला टूट जाती है। तो पहला काम तो ये हो जाता है कि पानी को शुद्ध करने के लिए जो उसके जीव जंतुओं की लगातार की प्रक्रिया है वो बाधित हो गई। अब आपका पानी सड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन जीव जंतुओं की वजह से हमारा पानी क्लीन होता है। ये तो ठीक है ना। हाँ, दूसरा, जो 2 प्रकार के जल स्रोत हैं हमारे हिंदुस्तान में। एक जल स्रोत हिमनद कहलाते हैं। हिमनद का मतलब बर्फ पिघलने से पानी बनता है, हिमखंड पिघलने से आते हैं। दूसरे स्रोत क्या हैं? वन नद, जो वन से स्रोत हैं। तो वन से आने वाली नदियों में पानी कहाँ से आता है? गुजरात में सबसे ज़्यादा बड़ी वन नदी कौन है? नर्मदा। कहाँ से आती है? अमरकंटक। पानी बरसने से आती है। अब धीरे धीरे वहाँ पानी सूख गया, तो कैसे चलती है? वहाँ तो बहुत, किसी ने नर्मदा का स्रोत देखा है? हाँ देखा, मैंने देखा है। देखा है, कितना छोटा सा है, नाली, पतली सी नाली। वहीं पर बाबा जी ने तपस्या की है, वहाँ से छोटा सा स्रोत निकलता है, और कितना, आपने धुआंधार वो देखा है? जबलपुर का धुआंधार प्रपात देखा है? कितना भयंकर विशाल नदी बन जाती है। कैसे बनी? वहाँ से तो इतना स्रोत था। नर्मदापुरम में भी कितनी बड़ी, कैसे हुआ? कैसे हुआ? सब बरसात का पानी ना, तमाम जगह जगह से जल स्रोत उससे जुड़ते जाते हैं, छोटे छोटे जल स्रोत जुड़ते जाते हैं, और विशाल नदी का स्रोत वो ले लेते हैं। अब ये जल स्रोत कैसे, तो जल स्रोत कैसे चलते हैं? जैसे ही डैम बनता है, उस डैम के बराबर भरने की क्षमता के बराबर का सारे जल स्रोत बंद हो जाते हैं। जल स्रोत कैसे चलते हैं पता है? यदि उसके ऊपर एक निश्चित दबाव से ज़्यादा दबाव पड़ गया तो जल स्रोत बंद, जल स्रोत बंद हो गए, तो अब उनके निकास का पानी खत्म। डैम बनते ही अब डैम के नीचे जितने स्रोत होंगे उससे नदियाँ चलेगी। इस तरफ के तो स्रोत बंद कर लिए, और मान लीजिए एक नदी में हमने 50 डैम बना दिए, तो कम से कम 200 किलोमीटर के तो स्रोत बंद कर दिए, और नदियाँ है कुल 300 किलोमीटर की।
धीरे धीरे हमारी केन नदी तो सूखने के कगार पर आ गई। यही नर्मदा का हाल होगा, कोई नदी नहीं बचेगी। इतने बड़े डैम है विनाशकारी होते हैं। ये यूएसए में भी हुआ है, कई देशों में हुआ है। ठीक है ना, और उनको तो तोड़ने पड़े। हाँ, चाइना तो तोड़ रहा है, अब अमेरिका भी तोड़ रहा है। तो डैम बड़े खतरनाक होते हैं। इन मैं तो केवल कल्पना करवा रहा हूँ। अब इसको रोका गया, उससे बिजली बनाई गई, तो जितना हमने प्राप्त किया उससे ज़्यादा खो दिया। क्या हम कोई निरापद तरीका नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते क्या? प्रवाह बल को। अभी हमारे पास बहुत अच्छे प्रकार के वेयरिंग्स आ गए हैं। उस समय हमारे पास बीरिंग नहीं थी। अब हम, अगर हमारी सरकारें चाहें, ये यूनाइटेड नेशंस लिखा सकता है कि हमारी सरकारें चाहें तो इस रिसर्च को बढ़ावा दे सकती हैं कि एक जगह जहां वही नर्मदा नदी थोड़ी सक्रिय है, जहां प्रवाह प्राकृतिक रूप से तेज है, इस तरफ भी एक खंभा बनाया जाए, उस तरफ भी एक खंभा बनाया जाए और 40, 50, 100 टर्बाइन लगा दिए जाए और सेंसर लगा दिया जाए कि उस सेंसर से जैसे ही नदिया का प्रवाह नीचे जाए तो नीचे चला जाए, ऊपर जाए। ये तो आसानी से हो सकता है। तो इससे प्रवाह से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वह निरंतर प्राप्त होती रहेगी, निरापद होगी, और एक नदी में जितने चाहें उतने आप टर्बाइन्स लगा सकते हैं। और यह हो सकता है। आप लोगों ने तमाम वीडियो देखे होंगे। हमारे यहाँ तो एक मंगल सिंह नाम के व्यक्ति ने एक टर्बाइन बनाई, मंगल टर्बाइन बनाई जी। हाँ, वो पेटेंट करवाए है। हाँ, एक नाले में चलाता था वो, अभी भी जिंदा है वो। अच्छा। हाँ, अब इसको देखेंगे, इंटरनेट में देखा नहीं। देखिए, ये इनके तो मित्र हैं। नाम से फेमस हुआ। हाँ, ये पुष्पेंद्र भाई के मित्र हैं, ललितपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। कौन सा ब्लॉक है? बार ब्लॉक में रहता है वो अभी भी। ठीक है ना। तो इसमें हो सकता है कुल मिला के। अगर हम दूसरी निरापद ऊर्जा क्या होती है? सूरज, हवा। गुजरात में हवा का तो खूब प्रयोग किया, लेकिन उसमें भी देखिए धंधा कर लिया इन लोगों ने। उसमें बड़े वाले वो लगा दिए, विंड मिल लगा दिए। एक विंड मिल लगाना, उसको ले जाना, उसको, वो भयंकर खर्चा है भाई। और मैंने पूछा कितने बिजली देती है, पता चला 20 किलोवाट, 30 किलोवाट। अरे यार, इतना तो हमने कहा पानी से चला लेते हैं हम। कंफर्टेबल नहीं है वो कंफर्टेबल नहीं। इससे अच्छा तो बबूल का पेड़ लगाइए, और बबूल के पेड़ से भाप इंजन थे पुराने ज़माने के, तो भाप इंजन से उससे ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर लीजिए। सबसे निरापद ऊर्जा है पानी से चलने वाला इंजन। उसमें हर गांव अपने यहाँ बबूल के पेड़ लगा सकता है, क्रमबद्ध रूप से काटता जाए, उन्हीं से बिजली पैदा करता जाए। यहाँ बम्बू पैदा होता रहेगा, वहाँ बिजली चलती रहेगी गांव भर के। ठीक है, छोटे विंड मिल अब ठीक आए हैं। हाँ, तो उसको भी कमर्शियलाइज कर दिया। तो इस तरह से हम निरापद ऊर्जाओं को, इसमें हम सहमत हैं। जी जी जी। तो कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों निरापद नहीं है। परमाणु ऊर्जा के बारे में आप सब पढ़े लिखे हैं। बहुत खतरनाक। तो शायद जर्मनी या फ्रांस बैक हो गया ना, या जर्मनी है ब्रेक हुआ? नहीं, चेरनोबिल रसिया में। अरे वो तो रसिया का हुआ है। 3 कंट्री ऐसी हो गई हैं अपने सारे परमाणु भट्टियां बंद कर दी। उनमें शायद जर्मनी एक है। अपनी जो कुल ऊर्जा है उसमें 75% कोयले से आ रही है। बताइए। 22% हाइड्रो पावर। बताइए, 75, 22 और 3% बाकी हो गई। दोनों ही क्लीन एनर्जी नहीं है, ना कोल ना थर्मल। हाइड्रो दोनों नहीं है, दोनों क्लीन एनर्जी नहीं है। जर्मनी में बायोगैस से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। हाँ, जर्मनी इसमें बहुत आगे हुआ है। सोलर के ऊपर भी बहुत काम किए हैं। और मैं जो वीडियो देखा हूँ, ये कौन सी एनर्जी बताई आपने? फ्लोटिंग टरबाइन। फ्लोटिंग टरबाइन मैंने वहीं का एक वीडियो मैंने बहुत लोगों को दिखाया कि यार बड़ा इजी है इसको तो बनाना। उसने एक बड़ा गोल पहिया बना दिया है। उस गोल पहिए से बहुत कम प्रवाह में भी जाता है टरबाइन। हमारे पास अब बेरिंग बहुत अच्छे हैं ना, वो जाता है बहुत स्लो पानी, लेकिन उसमें बिजली पैदा हो रही है 10 किलोवाट। छोटा सा टरबाइन नालों में हो जाएगा। इतने तो नाले हैं हमारे पास।
एक्चुअली कोई देश जर्मनी का ही, हाँ। नीदरलैंड भी एक देश है जो विंड मिल बहुत छोटे छोटे उन पे काम कर रहा है। चाइना काम कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो छोटे विंड मिल काम में आते हैं। हाँ 5-5 किलोवाट के 2-2 किलोवाट छतों के ऊपर लगाए जा सकते हैं। सबसे निरापद ऊर्जा है वो। हाँ ऑरोविल में एक कम्युनिटी है टेरा कम्युनिटी, वो छोटे विंड बनाने की ट्रेनिंग भी देती है, हाँ। सिखाती है मतलब। अच्छा, अभी तक विंड मिल जो बना रही थी तो वो पहिए ऐसे करके घुमा रही थी, अब वो उस तरह के शंख के आकार की, तो वो ऐसे 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 घूमता है, माने उसके भीतर से हवा जाती है तो ऑटोमेटिक गोल 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 घूमता है। उसमें ज़्यादा माने आरपीएम बन रहे हैं बजाय वो बड़ी वाली के, उसमें जो अपने आप को साधने में ज़्यादा उसको ऊर्जा लगती है। इसमें कुछ नहीं होता है, वो एक हवा आ रही है इतने में, जैसे मछली का लिया उन्होंने वो, तो मछली में अंदर आ रही है हवा, अब उस हवा को निकलने की जगह हो गई छोटी, तो वो जहाँ से जोर लगाता है तो ऐसे 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 घूमता है, वो घूमता ही रहता है। वो उसमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में फिट बैठता है अभी आज की डेट में। हाँ आगे हो सकता है कुछ और आ जाए। हाँ सोलर भी है वैसे तो, लेकिन सोलर में जो है ना, सोलर में अभी जो 25 साल के बाद फिर इसको कुछ रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है उसको, कि जो क्या कहते हैं गर्मी बढ़ाने में इनका, क्योंकि ताप को रिफ्लेक्ट करती है वो, अवशोषित नहीं करती है, तो ऐसी कुछ रिपोर्टें हैं। बहुत बड़े बड़े लगे हैं ना, कहीं पे किसी देश में हुआ है, वहाँ पक्षी खत्म हो गए। अरे वो हमारे रिफ्लेक्शन से भुजमई पास में नखत्राना वहाँ पर हुआ ना, 1 लाख एकड़ में। हाँ, 1 लाख एकड़ एक में, लाख वहाँ एकड़ सब में। पक्षियों की बाप हालत रे, खराब है। तो क्या काम करते हैं? चालू है अदानी अंबानी का दोनों हाँ। का, रिलायंस हाँ, पूरा रन है। वहाँ लगा रहे हैं। तो वहाँ रशियन क्रेन और सब बहुत कुछ तो- पक्षी आते थे, अभी वो आना माइग्रेट पर। दूसरी जगह डाइवर्ट हो गए। क्योंकि उन्होंने इतने बड़े उसमें लगा दिए, हाँ हाँ तो इसमें भी क्या कारपोरेट की एंट्री ना हो जाए, केवल आप लोगों को दे दीजिए 1-1 किलोवाट के छोटे छोटे लगाए, छतों में लगा ऐसे लें। छतों पर लगाए। अब कारपोरेट क्या करता है कि वो पैसा है वो अपना वर्ल्ड हाँ, बैंक से लोन अब लिया। एक कितना 1 लाख एकड़, 1 लाख एकड़ में अडानी को क्या हो रहा है कि अडानी को फिर तो क्या करेगा बेच के, वो कहाँ बेचेगा इतना? सभी लोगों को बेचे, नहीं, बांग्लादेश को बेच रहे हैं। बांग्लादेश हाँ, नहीं, नहीं ये अडानी भुज का की बांग्लादेश चली जाएगी। बांग्लादेश अदानी का पावर। नहीं, अडानी तो गवर्नमेंट को प्रेशर देता है ना, जैसे उड़ीसा भुज के गवर्नमेंट। पास तो पाकिस्तान पड़ेगा ना। हाँ नहीं, लेकिन अभी बेच रहा है, हाँ हाँ। उसका बकाया भी मैंने बहुत तो सुना है कि हो गया। पाकिस्तान की भी विद्युत की सप्लाई मिल गई है इसको, उसको अभी अब पाकिस्तान के प्रति कुछ कम हुआ है, धीरे धीरे उसको दिलवा हाँ, देंगे। देगा। लेकिन अपने देश में भी जैसे बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेना चाह रही कि वो महंगी पड़ रही है, तो अडानी क्या गवर्नमेंट को प्रेशर दे के, लालच दे के जो हुआ ना, तो कर रहा है कि उसको बड़े बड़े वो लगाने सोलर प्लांट, स्टेट को सप्लाई करना है। हाँ, तो इस तरह के सोलर प्लांट निरापद नहीं है कुल मिला के, है ना। हाँ, इसमें एक बात और मुझे लगता है, हाँ इसमें एक बात और ध्यान में लेने जैसी है कि जब हम 4 किलो कोयला जलाते हैं और उससे जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, जब हमारे घर तक पहुंचती है तो उतनी ही शेष बचती जैसे कि हमने 1 किलो कोयला जलाया हो, मतलब 3/4 75% एनर्जी लॉस होता है। तो जब भी एनर्जी ट्रैवल करती है या विद्युत ट्रैवल कर रही है, तो ये जो हमारे कंडक्टर, तो ये कि 100% प्योर कंडक्टर्स तो होते नहीं हैं, और अब तो ये और ख़राब कंडक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ट्रांसमिशन, हाँ, लॉस, ट्रांसमिशन, हाँ अच्छा कंडक्टर नहीं है, हाँ तो और ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं उसको। हाँ, ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं। ट्रांसमिशन लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका भी मैं उपाय समझती हूँ चाचा जी कि ये गांव के स्तर पर होने वाली बिल्कुल, ये वस्तु हो सलाह जाए। दिया जा सकता है कि हिंदुस्तान में गांव के पास यह अपने छोटे छोटे मिल्स लगा लें। 100 किलोवाट 200 किलोवाट बनाना ये बहुत ही सरल है, आसान है, निरापद है। और मैंने इसमें बहुत सारा सोच समझ के मैं तो इस निष्कर्ष में आया हूँ कि भाप इंजन से सबसे निरापद है। जी जी, क्योंकि बबूल का पेड़ हमारे यहाँ अपने आप हो जाता है, तो ये बिल्कुल। एनर्जी का जो है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। कॉर्पोरेट से हटा के अब दो विलेज लेवल में आ जाए, डिसेंट्रलाइज कर दें, और विलेज लेवल में तो 2 तरह का छोटे छोटे हम सोलर वाले लगा लें, घरेलू रोज वाले, और बड़ी एनर्जी के लिए जैसे गांव में 2-4 चक्कियां चलानी है उसके लिए हम ये वाला कर लें, और खाना बनाने के लिए बायोगैस कर लें,
इस तरह से हम बायोगैस, कचरा गैस, अच्छा इनसे भी जनरेटर चलाया जा सकता हाँ है, चलाया जा सकता है ना। तो अगर गांव के स्तर पर हम इस चीज को रखें ना, तो ट्रांसमिशन लॉस जिसके लिए हम बेवजह परेशान हो रहे हैं, बेमतलब, और तार 3/4 खींचना और हाँ। गली गली में तार बिछाना, ये सब खत्म हो जाएगा। ट्रांसमिशन लॉस के अलावा एक चीज और आती है। 2 लाख एकड़ में देखिए, लीजिए कम पड़ गया इनकी। 2 लाख एकड़ में माने 5 लाख बीघा में, पूरा वर्ल्ड बैंक का पैसा 5 लाख बीघा में माने हमारा पूरा सब बांधा जिला हो जाए। पूरा पैसा दे रहा वर्ल्ड बैंक, और उन्हीं से लोन लेके आपको ही बिजली बेचेंगे और उससे रिकवर करेंगे। लाभोन्माद की पराकाष्ठा, हाँ, उसका यस। मतलब एक बदमाश। और परेशानी की बात यह है कि सरकार उसके साथ खड़ी है, बिल्कुल एकदम खड़ी है। ये दुर्भाग्य की बात है। वो तो व्यापारी तो करता ही है, लेकिन यदि सरकार उसके साथ नतमस्तक हो जाती है तो नुकसान बड़ा हो जाता है। क्योंकि आप ये अडानी का नाम लेना पार्लियामेंट में बैन है। आप मतलब कितना उनका वो है कि आप उसका नाम नहीं ले अरे सकते। बाप रे। अच्छा, इसकी बीच में कोई ग्रीनरी पौधा वौधा नहीं लगाया जा सकता? नहीं उस हाँ, नहीं तो उसका तो सूरज वाला घट जाएगा, तो बड़ा खतरनाक है वो। ये किसी देश में और भी हुआ है वहाँ- पूरा। वहाँ- कैलिफोर्निया। हाँ, एनवायरमेंटल ये विनाशकारी साबित हो रहे हैं। वहाँ की मिट्टी ऐसी है ना, उसमें वो वहाँ के जो बबून है ना, वो परदेश से लाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं उड़। सुबहुल वो कांटे वाला हाँ, बन। काटे वो उसको मतलब लोखंड की वो होती है ना। प्रयोग नहीं किए। चाइना ने तो अपने रेगिस्तान में उगा लिया। सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो उग जाता। जो उगाया वो उगा, आप जो उगाना चाहते हैं वो उगाइए। तो इसमें भी कुछ एक्ट बनाना चाहिए, वो तो बनाएंगे नहीं, पता इनको। हाँ जी, 1% जमीन ठीक पे है। हम सोलर लगा सकते हैं। कितने तक पहुँचे? अभी बहुत पड़े हैं। अभी तो नहीं, आधे तक पहुंचने वाले हैं। हाँ, 8वां क्या है? तो उसका सलूशन, हाँ, समरी उसकी। हाँ, इसका तो थोड़ा- 2 समरी हुई। जी। एक समरी ये हुई कि ग्राम पंचायत स्तर पर इस काम को देने सौंपा से जाए। ही, सौंपने से जो अनावश्यक क्या बताया भैया ने, ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस से ट्रांसमिशन लॉसेस से बचेंगे, बेमतलब तारों से बचेंगे, बेमतलब खुदाई से इंफ्रास्ट्रक्चर बचेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से हाँ, बचेंगे। सही बात। ग्राम पंचायतों को अपनी बिजली तैयार करने के लिए या जो भी बिजली कंपनियां हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए अधिकार दे दिया जाए, तो भी कम ही लॉस होगा, तब भी कम लॉस होगा। हाँ। एक और बात बताऊं जी, हमारे कच्छ में आज की तारीख में इतने खंभे लग गए कि मतलब 30,000 मेगावाट जितनी एनर्जी वहाँ पैदा होगी, तो उसके लिए ले जाने के लिए पूरे देश में बांटेंगे या दूसरे देश में भी हाँ भेजेंगे। तो इसके हिसाब से देखो न तो खंभे खंभे ही लगे पूरी जगह, कहीं भी देखे। हाँ, खंभा लगना तो उत्पादक जमीन बर्बाद होगी। 2 किलोमीटर आप जबरदस्ती लगवा रहे हैं। खेडूतों को जेल में पुलिस ले के जाती है, बाद में वो काम करती है। जेल में खेडूतों को डाल देती है और माने गुंडई जबरदस्ती लगवा देते हैं, पुलिस लेके जाती है उसको, और थोड़ी देर में बाद में छोड़ देते हैं। हमारे पास में ही है, तो उसका अदानी का वो खंभा जाता है, तो हम मना बोल रहे हैं भाई इधर नहीं लगवाना है। तो बाद में क्या, पुलिस आएगी, हमको ले जाएगी, जेल में रख देगी, बाद में खंभा लगवा देगी, छोड़ देगी। और कोर्ट में जाने का कोई बहुत दादागिरी चल रहा है, कोई रास्ता नहीं। हाँ, कहाँ तक लड़ोगे आप, वाला बात आ जाता है। अब सरकार उसके साथ खड़ी है ना, कैसे लड़ सकते पूरा? अरे अभी एक कोई हंसराज क्या, तो वो जंगल है, बड़ा खूबसूरत जंगल था। हसदेव पीड़ा होती है, पीड़ा वहाँ होती से है माइग्रेट करना पड़ रहा है हाथी को। और वो हाथियों का जो बिहेवियर चेंज हो गया है, वो अब खूंखार हो गए। होंगे ही, वो क्या करें। वो तो सबसे ज्यादा जानकार जो बांधवगढ़ के आसपास उस गांव है, वहाँ हाथियों का अटैक वो कहते हैं आज तक नहीं हुआ है, अब होने लगा है। वो आते हैं, घर तोड़ के चले जाते हैं कि रोको, वो कह रहे हैं कि इकट्ठे हो, इनको रोको। उनका चेंज हो रहा है। तो वो एक बात मैं भी बताऊं कि यहाँ सौराष्ट्र के लायन थे ना, वो कभी
कोई आदमी पर अटैक नहीं करते थे। अच्छा। हाँ अब हो रहे हैं। करते हैं। हाँ अभी तो खूब पहले मैंने नहीं सुना था 60 साल में 50 साल। गिर वाले। हाँ गिर वाले से अभी ये वो इतना भी परेशान वहाँ तो एक तो जंगल ही नहीं रह गया है। हम तो गए थे गिर के जंगलों के बीच में, हाँ, एक बहुत- भी जंगल नहीं है। और पब्लिक बहुत बढ़ गई है। हाँ वो शायद जूनागढ़ के आसपास के एरिया छोड़ के अभी भावनगर तक 300 किलोमीटर होता है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। और यहाँ पोरबंदर द्वारका तक पहुँच गए हैं। और नॉर्थ में सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट के कई गांवों तक पहुँचे हैं। चलिए मुझे लगता है कि हम लोग अब रोकते हैं यहाँ पर, हाँ, है ना। ठीक है। और समरी बच्चों ने अभी क्या ध्यान कहाँ गया कल उस पर थोड़ा बोल करके फिर समाप्त करते हैं इसको। तो किसको मैंने कहा था कौन समराइज करेगा? जिग्नेश को कहा था, बाबू को कहा था, और किसको? एक किसको और कहा था? घनश्याम को और कहा था ना, 3 लोग। ज़्यादा ध्यान तो मैं ये निकाल दूँ? बीच में कुछ अगर आपको लगा रही। जैसे कि हमने बात की कि गुड हेल्थ की, तो स्वास्थ्य शिक्षा उसमें अनिवार्य है गुड हेल्थ के लिए। जैसे कि आयुर्वेद में चिकित्सा दी गई है इसकी, जिसका स्वास्थ्य की जानकारी हो, जिसका पाचन, डिहाइड्रेशन, समांतरीय मन, जैसे कि जठराग्नि, ये सही उसका गुड हेल्थ। और सार्थक श्रम इसमें हो जाएगा। और गोल 4 हमने बात की क्वालिटी एजुकेशन, निपुणता, पंडित्यता और कुशलता, जीवन में गुणात्मक परिवर्तन। कुशलता यानी कि हमको बाजार का विचार ही ना है, जो कुर्सी बनाना है तो अपने खेत में से लकड़ी लेके विचार पकड़ में आ गया। बहुत अच्छा। ये बात पकड़ में आ गई लगता है ना, कुशलता। हाँ ठीक है। और निपुणता का अर्थ होता है कि उसका वैल्यू में ज़्यादा वैल्यू करे, एस्थेटिक बढ़ा दे उसका। और पांडित्य यानी कि संतुलन का पता होना, कितना उत्पादन करना है कितना नहीं करना है। वेरी गुड। चलिए और आगे देते हैं बाबू। आगे वाला गोल या इसमें भी कुछ और जगह ध्यान दिया हो वो भी जोड़ दें। हाँ। जेंडर इक्वलिटी, हाँ क्या ध्यान गया उसमें? जेंडर इक्वालिटी उसमें आपने जो बताया कि स्त्री और पुरुष के बीच में अगर पूरकता नहीं है तो हाँ ठीक है। इसको ऐसे कहो बेटा, जेंडर इक्वालिटी आएगी पूरकता से। पूरकता से। अभी हम समानता से लाने की कोशिश कर रहे हैं, बराबरी से लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश ठीक नहीं है, लक्ष्य ठीक है, लेकिन एक तरीका पूरकता के माध्यम से भी हम समानता, स्वतंत्रता दोनों ला सकते हैं। और उससे पहले बात की थी कि आदमी अगर इमोशनली खुश नहीं है तो वो मेंटली भी खुश नहीं रह सकता है। बिल्कुल। फिर उत्पादन की बात की थी, उसमें 18 साल तक उत्पादन में जोड़ना और स्वास्थ्य शिक्षा, ये ध्यान गया इन लोगों का। पहले तो हेल्थ की बात करें तो मेरे को एक विचार आपका बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि 19-20 साल के जो लड़के लड़कियां होते हैं उनको ये समझाना ज़रूरी नहीं होता कि क्या खाना क्या नहीं खाना। वो समझाना 3 लोगों के, गुरु, शिक्षक और माता पिता। और दूसरा मेरे को विचार अच्छा लगा कि वो विवाह के बाद जो स्त्री जाती है तो प्रॉपर्टी में
बराबर के हिस्सेदार हो जाए, बराबर हिस्से बजाय क्या करते हैं लोग, उल्टा करते हैं, भाई बहन को लड़ा देते हैं। जी जी। हाँ। तो प्रॉपर्टी अच्छे बंटवारा हो, हाँ ऐसा ही प्रॉपर्टी का बंटवारा ही ना हो, बंद हो जाएगा, बंटवारा ना हो। उसकी परंपरा बन जाएगी। जी, माने परिवार को प्रॉपर्टी राइट हो, व्यक्ति को ना हो। जी। और व्यक्ति की जिम्मेदारी परिवार हो। हाँ। बहुत बढ़िया। और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में क्या बात थी, और भी कोई रख सकता है? अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी में हम देखें कि डैम हमारे लिए अभी समस्या बनने वाले हैं और है समस्या बन चुके। और क्लीन एनर्जी में जो अभी नदी के स्रोत होते हैं वहाँ ही हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकते हैं। हाँ। और जो देखा कि फ्लोटिंग टर्बाइन इज द गुड सॉल्यूशन फॉर द हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। और मिनी जो पवन चक्कियाँ होती है वो भी बहुत बढ़िया, वो भी अच्छी है। हाँ। और ऊर्जा के स्रोतों का विकास हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आखिरी हो चुका है, बहुत सारे हो सकते हैं। इंडिया की कोस्टलाइन भी बहुत लंबी है, बहुत है। हाँ हाँ, बहुत है कोस्टलाइन। हाँ, तो मैंने ना ऐसी पनडुब्बियां देखी थी जो एनर्जी वो जनरेट करती हाँ, मैंने भी देखा है। और किस तट पे देखा है, हिंदुस्तान में नहीं देखा मैंने। नहीं, मैंने तो YouTube ऐसे वीडियो में देखा है कहीं से। तो ऐसे टाइम एंड टाइट से तो इस तरफ वो लगा देते हैं, तो वो हर बार वो माने मोटर को घुमाता है, फिर उसको एक अब तो ये रेगुलेट करने के लिए तो बहुत रेजिस्टेंट और वगैरह आ गए हैं। क्या कहते हैं उसको जो लगाया जाता है मोटर में, माइक। हाँ, वो बहुत सारे आ गए हैं। नहीं, वो कहते हैं जो मोटरों में लगता है, क्या होता है कि जैसे ऊर्जा जाती है तो कंजर्व कर लेता है अपने में। कैपेसिटर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स लगा के उसको रेगुलेट कर लेते हैं। बढ़िया। तो मुझे लगता है बढ़िया शानदार डिस्कशन रहा जी। कुछ जोड़ना है? हाँ जी। जो भी मानव जात के लिए अच्छा है उसके सबके बारे में ऑल ओवर बच्चों को छोटे हो तब से उसके मगज में ये भरा जाए। बिल्कुल। सर्व शुभ का विचार, सब शुभ का। हाँ, प्रकृति को दोहन नहीं, पोषक के रूप में देखे, जो अगली पीढ़ियों तक चले। अभी ये जो काम कर रहे हैं वो तो खाद डाल रहे, जहर डाल रहे, तो वो तो खत्म कर रहे हैं, तो आगे तो वो जमीन बाज हो जाएगी, कुछ उसमें होगा नहीं। तो वो शिक्षा शुरुआत से सब मिला के एक विषय के रूप में उसको पढ़ाना चाहिए। इसके बजाय ये कहें, माने कहने का तरीका बदल लें कि ऐसी शिक्षा दी जाए, नहीं, हम ऐसी शिक्षा पद्धति लाएं कि बच्चा का घर ना छूटे, गांव ना छूटे। पकड़ में आई बात? बिल्कुल। हम ऐसी शिक्षा दें कि वो अपना खेत संभाले, ना उसका गांव घर ना छूटे। अभी क्या होता है शिक्षा में, अगर 8वीं के बाद गांव उसका घर छूट जाता है। सारी सफलता यही है कि गांव घर छूट जाए। तो अभी शिक्षक को हम ऐसी शिक्षा दें कि गांव संभाले ना, गांव बिना छुड़ाए शिक्षा दे दें, अपने आप सब सीख जाएंगे। और कितनी चालाकी की है ना आजकल। जैसे 8वीं के बच्चों को साइकिल दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? दूर साइकिल से स्कूल जाने में आसानी हो रही है। कुछ दूर देर तक अपने घर से बाहर रहो। जैसे ही आप घर से बाहर रहते हैं तो आपका माइंडसेट बदलने लगता है, और जैसे ही 12वीं के बाद बाहर चले गए तो एकदम पूरा बदल जाता है। वो सारा का सारा उसके लिए, जैसे अब ये जर्मनी में रहे तो यहाँ रहना इनके लिए ABCD से शुरू करने जैसा हो गया, और वो डर लगने लगेगा। हम ये कहते हैं कि भाई गांव और घर ना छूटे, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कर लें तो ज़्यादातर लोगों का प्रबंधन तो वहीं हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% लोग जो यह महसूस करते हैं कि अभी हमारे पास कम है, वो चले जाएंगे। अभी तो 100% गांव बाहर चला जाता है।
जो हमारे यहाँ एक कहावत है, ट्रेंड हो गया अभी। हाँ, 10 तक पढ़ा तो हरसेगा, 12 पढ़ा तो घर सेगा, BA पढ़ा तो गांव सेगा, MA पढ़ा तो देश सेगा, PhD किया तो पूरी दुनिया बेवकूफ़, मैं अकेले बुद्धिमान। अभी की शिक्षा ये है, अरे शिक्षा तो ये पढ़ाया जाए, ये ना कहिए अब ये कहिए कि शिक्षा ऐसी की जाए कि हमारे बच्चे घर नहीं छोड़ेंगे। तो 8वीं तक की शिक्षा गांव में ही, 10वीं तक माने सारी शिक्षा वहीं होगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि वो बचपन से ही वहीं रहना सिखाई, जल जमीन सबसे जुड़ा रहे। हाँ, तो वो गांव में रहेगा, हाँ, गांव में रहे। और उसमें क्या पद्धति, एक मेरे पास मुझे एक वो मिली थी, अब वो फट गई और खो गई, अब मैं क्या बताऊं। पहले अध्यापक अपने किताब तैयार करते थे जब छापे खाने नहीं चले थे, तो मुझे उस जमाने की एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई थी, तो अध्यापक ने बनाई थी। वो मदरसों वाला ज़माना था, तो हिंदी और अरबी का मिश्रण था वो। तो जानते हैं वो बच्चों को कैसे गणित सिखाता है, जाओ अपने गांव के कुएं की गिनती करके लाओ। तो गिनती भी सीख रहा है और कुएं भी देख रहा है, जुड़ भी रहा है उनसे। हमारे गांव में कितने तालाब हैं, कितने नदियां हैं, कितने पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, ये गणित भी सिखा रहा है, भूगोल भी सिखा रहा है। अभी हमने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, उनको काफ़ी लिबर्टी मिली है, तो हमने कहा बहन जी देखिए, अपने गांव के बच्चों को टास्क दीजिए कि अपने गांव के श्रेष्ठ व्यक्तियों की सूची बना के लाएं। ये तो मुझे लगता है हम भी अपने कर सकते हैं ये अपने गांव में सर्वे कराइए। कुछ नहीं, उपदेश बिल्कुल गांव में नहीं देना चाहिए, नहीं तो गांव से रिजेक्ट हो जाएंगे आप। गांव में रहने का, जैसे वो गाली गलौज करते हैं, आप भी सुनिए, बकिए मत गाली, लेकिन उसको बुरा मत मानिए कि वो गाली दे रहा है। गाली सब प्यार करते हैं, तो हमारे तो कुछ मित्र सोचते हैं इसको साले को कुछ हो गया लगता है, साला गाली क्यों नहीं बक रहा है, तो ऐसे हो जाता है। तो ये न देने की बजाय ध्यान आकर्षण कराएं कि हमारे गांव में पैसा कहाँ कहाँ से आता है और जाता कहे कहे में, और गांव में बताते भर जाइए, आधा काम आपका हो गया। क्या होता है, सामूहिक सोच नहीं है तो लगता है मैं भर कर रहा हूँ, दूसरा थोड़ी कर रहा है। जब पता अरे यार ये तो पूरे घर भर का नुकसान हो रहा है, गांव भर का नुकसान हो रहा है, तो सामूहिक सोच विकसित होती है। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है इस बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं ना। थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है हम लोगों ने जो 7 गोल्स की चर्चा करी, उसमें एक बात ये निकल के आई कि सामूहिक सोच का बढ़ना, सामूहिक सोच का आना, उस पर बैठ करके विचार करना, ये प्रथम काम है। और पाएंगे कि बस इसके आगे तो सब स्वयं स्फूर्त है, फिर बहुत सब मिलजुल के कर ही लेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आज के सत्र को यहाँ पर रोकते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।